हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 7 जेई 40 डेज क्रैश कोर्स सीरीज का और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये है डिस्क्लेमर। अब सबसे पहले हम एनालिसिस देखते हैं। तो अगर हम देखें 2017 से लेके 2024 तक, तो अभी तक 9 क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर साल जेई में इस चैप्टर से इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप इसका वेटेज देखोगे तो कितना है 3.7%। दैट मीन्स ये चैप्टर जो है वो अच्छा वेटेज होल्ड करता है। अब अगर मैं ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो अगर हम देखें ईयर 2024 में, तो 2024 में हमारा जो टॉपिक एरिया है वो है एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट जो कवर्ड है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 और डिफिकल्टी लेवल है एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है? फोकस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अगर हम 2023 की बात देखें तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक एरिया है वो है एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट कवर है एंथैल्पी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 और हमारा डिफिकल्टी लेवल है इजी। वही अगर हम 2022 की बात करें तो हमारा टॉपिक एरिया है फर्स्ट लॉ एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट कवर्ड है प्रेशर वॉल्यूम कर्व और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है 1 और डिफिकल्टी लेवल है एवरेज। और इसमें की फोकस एरिया क्या है? रिलेटिंग पीवी वर्क टू एंथैल्पी चेंजेस। अब अगर हम 2021 देखें तो टॉपिक एरिया है एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉन्सेप्ट कवर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 1 और लेवल है एवरेज। और की फोकस एरिया क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंट्रोपी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। 2020 में क्वेश्चन आया था एप्लीकेशन स्पॉन्टेनिटी गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम से। कॉन्सेप्ट कवर था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन था 1, लेवल था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है? कनेक्टिंग थर्मोडायनेमिक लॉज टू स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम। अब अगर हम 2019 में देखें तो हमारा जो टॉपिक एरिया है वो है एप्लीकेशंस, थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कॉन्सेप्ट कवर है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पाथ फंक्शन और एंट्रोपी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे 2, डिफिकल्टी लेवल था डिफिकल्ट से इजी था, ठीक है। और की फोकस एरिया क्या था? एम्फेसिस ऑन एंट्रोपी, पाथ फंक्शंस एंड देयर रिलेशन टू इक्विलिब्रियम। 2018 में जो टॉपिक एरिया था वो था स्पॉन्टेनिटी गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशंस और रिएक्शन एंथैल्पी। कॉन्सेप्ट कवर था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डेल्टा एच फॉर्मेशन। और नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 2, डिफिकल्टी लेवल था एवरेज, ठीक है। और की फोकस एरिया था रिलेटिंग एंथैल्पी एंड इक्विलिब्रियम चेंज विद टेम्परेचर। वही 2017 में टॉपिक एरिया था थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट कवर था इंटरनल एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और डिफिकल्टी लेवल था इजी, क्वेश्चन था हमारा 1। तो इस एनालिसिस से आपको ये पता चला होगा कि कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो उन टॉपिक्स पे आपको और ज्यादा ध्यान देना है। तो अब हम इंडेक्स देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट एंड पाथ फंक्शंस के बारे में। और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क के बारे में। उसके बाद हीट, फिर इंटरनल एनर्जी। उसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और लास्टली हम बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर से, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज उन एनर्जी चेंजेस से डील करते हैं जो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये किस चीज से डील करते हैं?
ये डील करते हैं एनर्जी चेंजेस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ना कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? जिसमें फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये सब चीजें भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं। हम कभी भी एक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट नहीं देखते, हम हमेशा मॉलिक्यूल्स का ग्रुप या लार्ज नंबर कलेक्टिवली देखते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। अब हम बात करते हैं सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम वो स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसमें केमिकल और फिजिकल चेंज हो रहा हो और जिसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हीट, वर्क, एनर्जी चेंजेस भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, सपोज किसी बीकर में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जो रिएक्शन हो रही है उस बीकर के अंदर, वो हमारा सिस्टम है, ठीक है। अब सराउंडिंग क्या है? सिस्टम के बाहर का जो सब कुछ है, ठीक है, वो सब सराउंडिंग है, जो सिस्टम के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। तो सिस्टम के अलावा जो सब कुछ है वो हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। तीसरा क्या है? यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग मिलके बनाते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स क्या है? एवरीथिंग जिसको हम कंसिडर्ड करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी में, ठीक है। तो अगर जो रिएक्शन है वो बीकर के अंदर हो रहा है तो वो हमारा क्या है? सिस्टम है। और उसके अलावा जो लैब है या जो भी एयर प्रेजेंट है वो सब हमारा सराउंडिंग है। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो मास और एनर्जी के एक्सचेंज के बेसिस पर हम सिस्टम को 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि एनर्जी और मैटर या फिर मास दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग के साथ, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल, अगर हम एक ओपन बीकर लें जिसमें रिएक्शन चल रही है तो उसमें हीट बाहर जा सकती है और गैसेस भी इन्वायरमेंट में एस्केप हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है एक ओपन सिस्टम का, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मास नहीं एक्सचेंज होता। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बीकर ले लिया और मैंने उस बीकर की लिड को क्लोज कर दिया तो वो एक क्लोज्ड बीकर है। तो क्या होगा? एक क्लोज्ड बीकर जिसमें हमने उसको लिड से कवर कर दिया है तो हीट को वो बाहर जाने देता है, लेकिन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स कंटेनर से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ हीट एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो वो है मैटर है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता। वहीं अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ ना मास एक्सचेंज करता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज करता है। एग्जाम्पल, अगर मैं एक आइडियल थर्मस फ्लास्क लूं या फिर एक परफेक्टली इंसुलेटेड कैलोरीमीटर, तो ना तो हीट को एंटर होने देता है और ना ही मैटर को बाहर निकलने देता है। तो ये एग्जाम्पल है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। तो आपको इन तीनों सिस्टम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम्स में इनसे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम प्रॉपर्टीज का यूज सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी सिस्टम की स्टेट डिफाइन करने के लिए यूज होती है उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सिस्टम के अमाउंट
या साइज पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन उसके अमाउंट या साइज पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लें तो एग्जाम्पल जैसे कि हो गया टेम्परेचर, तो पानी कितना भी हो टेम्परेचर जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो मैटर की क्वांटिटी चेंज होने पर डेंसिटी क्या है, सेम रहती है। वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रेशर की, तो गैस का प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने पर भी डिफाइन होता रहता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की, तो साइज से इन चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर जैसी प्रॉपर्टीज ये इंटेंसिव होती हैं क्योंकि ये सिस्टम की क्वांटिटी बदलने पर नहीं बदलती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम के अमाउंट या साइज पर डिपेंड करती है। यानी अगर हम सिस्टम का मास बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी भी क्या है, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि मास, तो ज्यादा मैटर होगा तो मास भी बढ़ेगा। वैसे ही वॉल्यूम, क्वांटिटी डबल करने पर वॉल्यूम भी क्या होगी, डबल हो जाएगी। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो सिस्टम बड़ा होगा तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो मास, वॉल्यूम, टोटल एनर्जी ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं क्योंकि ये सिस्टम के साइज के ऊपर क्या डिपेंड, सिस्टम के साइज के साथ क्या होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे ये डिपेंड करते हैं। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रेशर क्या है, प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट और पाथ फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती है। उस स्टेट तक हम कैसे पहुंचे हैं उस बात पर ही डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ इनिशियल या फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये सभी क्या है, ये सभी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर फाइनल वैल्यू, अगर हम बात करें सिस्टम की टेम्परेचर की, तो ये फाइनल और इनिशियल वैल्यू पर ही डिपेंड होता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उस सिस्टम ने टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करा। ठीक है, या वो सिस्टम उस टेम्परेचर तक कैसे गया, ये सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं बात करूं पाथ फंक्शंस की, तो एक पाथ फंक्शन वो क्वांटिटी है जो सिस्टम किस पाथ या किस रास्ते से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक गया, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या बोल सकते हो, रूट पर डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हीट और वर्क डन। ठीक है, तो हीट पाथ फंक्शन है क्योंकि किसी प्रोसेस में कितनी हीट ट्रांसफर होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोसेस का पाथ क्या था, मतलब फास्ट था, स्लो था, रिवर्सिबल था या इरिवर्सिबल था। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्टेट फंक्शन ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करते हैं कि आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक किस पाथ के थ्रू पहुंचे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक वेरिएबल की स्टेट को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू बदला जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो सिस्टम होता है वो हीट एक्सचेंज नहीं करता है सराउंडिंग के साथ, और यहाँ पे जो Q की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम हीट बाहर या अंदर नहीं देता है। तो आप देखोगे जब आप आगे बढ़ोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत बार दिया जाएगा कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इससे आपको क्या समझना है कि जो DQ की वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या होगी, 0 होगी, मतलब कोई भी हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है।
तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर पूरे प्रोसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे dt की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब अगर हम दूसरे टाइप की बात करें आइसोबारिक प्रोसेस में, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में सिस्टम का प्रेशर चेंज नहीं होता है, तो dp की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। अब अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो dv की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड रहता है। अब अगर मैं बात करूं साइक्लिक प्रोसेस की, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम शुरू वाली स्टेट पर वापस आ जाता है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम कई अलग अलग स्टेट से गुजरता है और फिर वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है। और आपको इस चीज में क्या ध्यान रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस में हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है और जो हमारी इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, 0 रहती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंथैल्पी की, तो इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब ये सिर्फ सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करता है, प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम शुरू वाली स्टेट पर वापस आ जाता है, इसीलिए जो इनिशियल इंथैल्पी है वो किसके बराबर होती है, फाइनल इंथैल्पी की। जब शुरू और एंड की वैल्यू सेम होती है तो जो चेंज होता है वो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए जो डेल्टा H होता है इस केस में वो 0 है। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है, प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम पूरा साइकिल कंप्लीट करके एग्जैक्टली वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है। तो जब शुरू वाली स्टेट इक्वल है एंड वाली स्टेट के, तो उस केस में हमारी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसलिए जो DE की वैल्यू है वो भी यहाँ पे क्या है, 0 है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के प्रोसेस की, जो कि है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्स किया जा सकता है, यानी चेंज बहुत ही धीरे धीरे होता है, बिल्कुल इनफाइनाइटली स्लो। ठीक है, बहुत ही स्लो होता है, और किसी भी टाइम पर इस प्रोसेस की हम बोल सकते हैं डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब चेंज ऐसा हो रहा है कि आप किसी भी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हो। तो इस प्रोसेस के स्टेप्स में जो चेंज होता है वो इनफाइनाइटिसिमली बहुत स्लो होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस के की पॉइंट्स की, तो याद रखना कि जो चेंज होता है ये इनफाइनाइटिसिमली बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, और हर स्टेट इक्विलिब्रियम में होती है। ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक आइडियल प्रोसेस होता है। रियल लाइफ में परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी या फिर एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है जहां हर इंटरमीडिएट स्टेट दूसरे स्टेट्स के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इररिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसे रिवर्स करने की कोशिश करोगे तो सिस्टम ओरिजिनल स्टेट में एग्जैक्टली वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, फास्ट होता है, इक्विलिब्रियम इस केस में मेंटेन नहीं होता है। तो रियल लाइफ में जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे इररिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल से समझो कि सपोज मैंने क्या करा कि केक हमने चाय ली है और हमने कप में चाय ली है। ठीक है, वो चाय ठंडी हो गई है, तो वो वापस खुद से गर्म तो नहीं हो सकती ना, आपको उसको गैस पे रखना पड़ेगा तब वो गर्म होगी, तो वो वापस खुद गर्म नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अगर टाइम के साथ चेंज ना हो तो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें थर्मल इक्विलिब्रियम और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो अगर सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों एक तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो
तो ए और बी अपने आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी रूल को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, ठीक है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उस केस में क्या होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। और अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो इक्विलिब्रियम में वो नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, हीट फ्लो करेगी, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वर्क की। तो वर्क क्या होता है, जब गैस एक्सपैंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, तब सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो गैस अगर बाहर के प्रेशर को पुश करेगी तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय गैस होगा। और अगर गैस बाहर के प्रेशर से दब जाएगी या फिर कंप्रेस हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन ऑन गैस होगा, ठीक है। अभी हम इसके साइन कन्वेंशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो कि वर्क क्या है, वर्क एक पाथ है, पाथ फंक्शन है। मतलब वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पर नहीं, ठीक है। मतलब सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट हो सकती है, पर अगर रास्ते अलग अलग हैं तो जो वर्क होगा वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन निकालने का, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। जहाँ पे डेल्टा वी को आप कैसे लिख सकते हो, V2 माइनस V1। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक्सपेंशन की, मतलब जो गैस है वो क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो उस केस में क्या होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा। तो मतलब V2 बड़ा होगा V1 से, ठीक है। तो अगर V2 बड़ा है V1 से तो डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, क्योंकि V2 माइनस V1 है ना। तो डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वर्क यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम ने काम करा है, वर्क इज डन बाय दी सिस्टम, ठीक है। वहीं अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो V1 बड़ा होगा वो V1 जो है वो V2 से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वो बड़ी होगी, तो उस केस में डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और वर्क क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। मतलब सिस्टम पे वर्क हुआ है, ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव साइन की देखें यहाँ पे, तो थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सिस्टम अगर एक्सपैंड करता है मतलब एनर्जी बाहर जाती है, तो वर्क डन क्या होगा, उस केस में नेगेटिव होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्सिमम वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हम बात करें रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो फॉर्मूला होगा W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। और आपको अगर ln की फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई V1। तो ये फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, V2 फाइनल वॉल्यूम है और V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। अब अगर मुझे इस फॉर्मूले को प्रेशर की टर्म्स में लिखना है, तो प्रेशर की टर्म्स में ये क्या हो जाएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 बाय P2, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम के केस में V2 बाय V1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 बाय P2 हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों फॉर्मूलेज है वो आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का, वो क्या होगा, W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा। तो अगर गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है तो क्या होगा, V2 बड़ा होगा V1 से, ठीक है। तो गैस अगर बाहर की कांस्टेंट प्रेशर को पुश करके एक्सपैंड हो रही है तो डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1।
और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि जो वर्क है दैट इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन की बात करें, फ्री एक्सपेंशन ये तब होता है जब गैस वैक्यूम में एक्सपैंड करती है। तो जब गैस वैक्यूम में एक्सपैंड करती है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो जीरो होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा उस केस में, जीरो होगा। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वर्क किसके बराबर है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, तो अगर P एक्सटर्नल जीरो है तो हमारा जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हो कि वैक्यूम में गैस को कोई अपोज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो गैस बिना फोर्स के ही क्या होती है, फैल जाती है। तो उस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होता है। अब अगर मैं साइन कन्वेंशंस की बात करूं तो याद रखो कि W पॉजिटिव कब है, जब वर्क सिस्टम पे हो रहा है, मतलब वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पर काम किया गया है। और W नेगेटिव कब है, जब सिस्टम ने काम किया है। ठीक है, तो पॉजिटिव व्हेन वर्क डन ऑन सिस्टम और नेगेटिव व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे हीट की। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे हीट की बात करते हैं तो हीट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो एनर्जी की वैल्यू है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। तो जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होता है, हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब हीट क्या है, हीट भी एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है। अब अगर मैं साइन कन्वेंशंस की बात करूं तो Q पॉजिटिव है जब हीट सिस्टम को सप्लाई की जा रही है, मतलब हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। और Q नेगेटिव है जब सिस्टम ने हीट लॉस्ट करी है। ठीक है, तो पॉजिटिव व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम और नेगेटिव व्हेन हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीजें आपको साइन कन्वेंशंस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में साइन कन्वेंशन के बेसिस पे आपका आंसर गलत हो जाता है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरनल एनर्जी की। अब इंटरनल एनर्जी को हम E से भी डिनोट कर सकते हैं और U से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी वो टोटल एनर्जी होती है जो किसी सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी हम बाहर से डायरेक्टली नहीं देख सकते, पर वो हमेशा पार्टिकल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा आप बोल सकते हो कि हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती हैं, जैसे कि ट्रांजिशनल एनर्जीज, ठीक है, जो मॉलिक्यूल को इधर उधर मूव कर रही होती है, या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, या फिर रोटेशनल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जीज। तो इन सभी का टोटल होता है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर हमें मेजर करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हम किसी सब्सटेंस की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस को, जो डिफरेंस होता है वही किसके बराबर होता है, डेल्टा U के बराबर होता है। ठीक है, अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट प्रेशर पर इंटरनल एनर्जी का कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो जीरो होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, वो कौन सी कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइडियल गैसेस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर सेम होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में। तो
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। यही हमारी फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें फर्स्ट लॉ का, तो वो क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर है हीट प्लस वर्क के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और सभी को ध्यान में रखना है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो W और Q दोनों ही कैसे हैं, पाथ फंक्शंस है, लेकिन जो क्वांटिटी है W प्लस Q वो एक स्टेट फंक्शन है। ये तो अभी हमने देखा ही था ना कि W और Q इंडिविजुअली क्या है, एक पाथ फंक्शन है, लेकिन W प्लस Q किसके बराबर है, डेल्टा U के बराबर, और इंटरनल एनर्जी हमारी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे किसकी, इंथैल्पी के बारे में। तो इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी मतलब है सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट जब प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इंथैल्पी को कैसे डिनोट करते हैं हम, H से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल H होता है। तो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले के बारे में, तो ये क्या है, इंथैल्पी जो है, अब हम देखें तो सिस्टम के पास दो तरीके की एनर्जी होती है। एक इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब अंदर की एनर्जी, और एक होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मतलब बाहर के अगेंस्ट जगह बनाने का जो एनर्जी कॉस्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों का समी क्या होता है, हमारा इंथैल्पी होता है। तो इंथैल्पी क्या होता है कि H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है। तो याद रखो कि इंथैल्पी क्या है, एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है और एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो उसकी इक्वेशन क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, सिंपल अगर मैं डेल्टा हटा दूं तो H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो डेल्टा की टर्म्स में क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हमने एक इक्वेशन देखी थी कि PV इज इक्वल टू nRT, तो आप वहां पे लिख सकते हो इसकी जगह कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है। तो जो फाइनल इक्वेशन होती है वो क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा H क्या है, इंथैल्पी चेंज है, और डेल्टा Ng क्या है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, तो अगर यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू 0 रखोगे तो ये NGRT टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो डेल्टा H किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा U के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस केस में अगर मोल्स ऑफ गैस सेम है तो PV चेंज नहीं होगा। तो जो इंथैल्पी है वो किसके बराबर आ गई, इंटरनल एनर्जी के बराबर आ गई। अब अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, अब अगर ये चीज हो गई डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा कि जो डेल्टा H है वो बड़ा होगा डेल्टा U से। मतलब अगर गैस के मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो एक्स्ट्रा पीवी वर्क होगा, तो जो डेल्टा H है हमारा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 है तो उस केस में क्या होगा कि डेल्टा U बड़ा होगा डेल्टा H से। मतलब गैस के जो मोल्स है वो डिक्रीज कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो पीवी वर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेल्टा H भी क्या होगा उस केस में, कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वही मैं बात करूं सॉलिड्स और लिक्विड की, तो सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, जो पीवी वर्क होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि पीवी वर्क नेग्लिजिबल है तो उस केस में क्या होता है, डेल्टा H किसके बराबर होता है, डेल्टा U के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर हम फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं, इसका मतलब जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं या फिर लिक्विड से गैस में जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो डेल्टा H है, जो इंथैल्पी है वो क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि समझो कि अगर आइस मेल्ट हुई, तो आइस कब मेल्ट होगी, जब हीट अब्सॉर्ब हुई है, तो उस केस में डेल्टा H क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इंथैल्पी चेंज होती है जब सब्सटेंस अंडरगो करता है फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब हम समराइज करेंगे हमने आज के लेक्चर में जो सीखा। हमने सबसे पहले देखा सिस्टम क्या होता है,
सराउंडिंग क्या होता है, और हमने देखा कि यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना है। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग्स के साथ। और क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग्स के साथ, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। फिर हमने देखा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मैटर पे, लेकिन उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। स्टेट फंक्शंस देखिए, स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, ना कि उन तक कैसे पहुंचा गया है। और पाथ फंक्शंस वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देखे, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो dq होता है वो 0 होता है, आइसोथर्मल में dt 0 होता है, आइसोबारिक में dp 0 होता है, आइसोकोरिक में dv 0 होता है, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर हमने रिवर्सिबल प्रोसेस देखा, तो इस प्रोसेस में जो चेंज होता है वो बहुत ही स्लो होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी पॉइंट पे रिवर्स की जा सकती है, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्क डन की रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो वो कैसे लिखते हैं, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 by V1। और अगर प्रेशर के टर्म्स में होगा तो P1 by P2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इरिवर्सिबल के केस में बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। फिर हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमें बोलता है कि डेल्टा U बराबर है Q प्लस W के, ठीक है। फिर हमने इंथैल्पी देखा, इंथैल्पी क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। इस केस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम लिख सकते हैं P डेल्टा V, और फिर P डेल्टा V की जगह हम लिख सकते हैं NGRT, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी हमने सीखे अब वो हम इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कि आपको 4 स्टेटमेंट दी है, आपको इसमें से बताना है सही स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है कि प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, ठीक है। तो रिएक्टिंग स्पीशीज की प्रेजेंस एक कवर्ड बीकर में ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। दूसरा क्या है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन क्लोज्ड सिस्टम, कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि जो प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स है इन अ क्लोज्ड वेसल जो कि कॉपर का बना है, ये एग्जांपल है एक क्लोज्ड सिस्टम का। और डी क्या है कि प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ थर्मस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल, ये एग्जांपल है किसका, एक क्लोज्ड सिस्टम का। तो आपको बताना है इसमें से सही स्टेटमेंट क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें सोल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि क्लोज्ड वेसल जो कॉपर से बना हुआ है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो है वो उसकी वॉल्स के थ्रू एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये एक थी सही स्टेटमेंट। तो हमने 3 टाइप के सिस्टम डिस्कस करे थे, है ना। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क यानी पीवी वर्क एक आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं वो क्या है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, जहाँ पे हम इसको लिमिट्स लेते हैं V इनिशियल से V फाइनल, ठीक है। तो ये वर्क हम PV प्लॉट से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें कर्व के नीचे का एरियाज स्पेसिफाइड लिमिट के बीच लिया जाता है। तो जब एक आइडियल गैस को कंप्रेस किया जाता है रिवर्सिबली या फिर इरिवर्सिबली V इनिशियल से V फाइनल तक, तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन के W रिवर्सिबल बराबर है W इरिवर्सिबल के। सेकेंड ऑप्शन W रिवर्सिबल है वो छोटा है W इरिवर्सिबल से। थर्ड है कि W रिवर्सिबल बड़ा है W इरिवर्सिबल के। और फोर्थ ऑप्शन है कि W रिवर्सिबल बराबर है W इरिवर्सिबल प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा।
तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर आप सोल्यूशन देखोगे यहाँ पे तो आप ये दो ग्राफ्स देख सकते हो। ठीक है, तो जो पहला वाला ग्राफ है ये रिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए है और जो दूसरा वाला ग्राफ है वो इररिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए है। तो अगर यहाँ पे आप एरिया अंडर द कर्व देखोगे तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो रिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू इररिवर्सिबल कंप्रेशन, है ना। देखो इस कर्व के अंदर तो जो रिवर्सिबल है उसमें एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इररिवर्सिबल के अंदर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो W रिवर्सिबल है वो किससे होगा, वो बड़ा होगा W इररिवर्सिबल से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो W रिवर्सिबल है वो किससे बड़ा होगा, W इररिवर्सिबल से। ठीक है, तो ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आइडियल गैस के एक्सपेंशन हो रहा है जिसका वॉल्यूम जो है वो 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब से बढ़कर 1 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर 300 केल्विन पर है और ये एक्सपेंशन एक कांस्टेंट प्रेशर पे है जिसकी वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसका वर्क डन निकालना है। ऑप्शन से -900 जूल, -900 किलो जूल, 270 किलो जूल या फिर 900 किलो जूल। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो सोल्यूशन देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें वर्क जो वॉल्यूम के बदलाव की वजह से कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, मतलब वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1। ठीक है, तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो प्रेशर की वैल्यू आपको दी है, ठीक है, कितनी है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V2 की वैल्यू आपको दी है 1 इंटू 10⁻⁻² और V1 की वैल्यू दी है 1 इंटू 10⁻⁻3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा -900, यहाँ पे कितना आएगा -900, और जब आप इसको जूल्स की टर्म्स में लिखोगे तो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू -900 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 900 न्यूटन मीटर, फिर जूल की फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा -900 जूल। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन विल बी इक्वल टू -900 जूल। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब 1 मोल गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किया जाता है तो टेम्परेचर 298 केल्विन से 308 केल्विन तक बढ़ाया जाता है। तो गैस को हीट दी गई है वो क्या है यहाँ पे, तो आपको इसमें से बताएगा कि गैस को हीट दी गई है वो 500 जूल है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले Q बराबर है -W जो कि बराबर है 500 जूल के और डेल्टा U 0 है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि Q बराबर है W के जो किसके बराबर है 500 जूल और डेल्टा U 0 है। C क्या है कि Q इक्वल टू डेल्टा U जो किसके बराबर है 500 जूल के और वर्क यहाँ पे 0 है। और D ऑप्शन है कि डेल्टा U 0 है, Q बराबर है W के जो किसके बराबर है -500 जूल के। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सोल्यूशन देखो, अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम बात करें तो हमारा जो P डेल्टा V होगा वो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, डेल्टा V 0 हो जाएगा, है ना। तो जो P डेल्टा V है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन भी इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू -P डेल्टा V। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये टर्म 0 होगी तो W भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो हमें क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और डेल्टा U किसके बराबर है, Q माइनस P डेल्टा V। ठीक है, तो क्योंकि P डेल्टा V यहाँ पे 0 है तो Q किसके बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा डेल्टा U के। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे Q की वैल्यू दी है, हीट सप्लाई टू द गैसेस 500 जूल। तो Q अगर बराबर है डेल्टा U के तो डेल्टा U भी कितना हो जाएगा 500 जूल, और इस केस में वर्क डन हमने निकाला वो क्या है 0।
तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 500 जूल, और यहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो अब आइडियल गैस के फ्री एक्सपेंशन के लिए आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन क्या है, Q बराबर है 0 के, डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0 एंड W इज इक्वल टू 0। P है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 पर डेल्टा T और W बराबर है 0 के। C क्या है कि Q और T बराबर, Q, T और W दोनों ही बराबर है 0 के। और D ऑप्शन क्या है कि Q और T बराबर है 0 के बट W इज नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशन देखो, अब हमें बात की गई है फ्री एक्सपेंशन के केस में। तो मैंने बताया था फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है और हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन का कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो अगर ये 0 है तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑल्सो 0, तो W भी क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। तो पहली चीज तो हमें मिल गई कि जो वर्क है वो क्या है, 0 है। अब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज ही नहीं होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो Q भी क्या हो जाएगा उस केस में, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर हम बात करें तो अगर इंटरनल एनर्जी जो है, फर्स्ट लॉ पे जाओ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब Q भी 0 है, W भी 0 है, तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या है, इस केस में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो डेल्टा T क्या होगा, उस केस में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर डेल्टा U भी 0 है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा उस केस में, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में Q भी 0 है, W भी 0 है और डेल्टा T भी क्या है, 0 है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन, इसको हमने एक्सपैंड करा है आइसोथर्मली, जिसपे इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है। ठीक है, तो 1 मोल गैस को 300 केल्विन पर आइसोथर्मल तरीके से एक्सपैंड किया गया है, जिसका इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर से 10 लीटर तक इसको बढ़ाया गया है। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा U क्या होगा, और आपको R की वैल्यू दी है, तो क्या होगा, 270 कैलोरी या फिर 10 लीटर एडियम या फिर 181.7 कैलोरी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो, तो अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो अगर हीट दिया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि QV किसके बराबर है, CV डेल्टा T, जो किसके बराबर है, डेल्टा U के बराबर है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा V भी क्या होगा, ये डेल्टा T भी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और अगर डेल्टा T यहाँ पे 0 है तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू डेल्टा T की डालेंगे तो जो Q है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U भी हमारा क्या है, 0 है। इस वाले फॉर्मूले में डेल्टा T की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये CV इंटू डेल्टा T ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो Q है और जो डेल्टा U है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, यहाँ पे जो डेल्टा U होगा हमारा इस केस में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डेल्टा U इज इक्वल टू, डेल्टा U किसके बराबर है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, सॉरी आइसोकोरिक वर्क, आइसोबारिक वर्क, एडियाबेटिक वर्क या फिर आइसोथर्मल वर्क। तो बताओ किसके बराबर होगा डेल्टा U। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बात करते हैं तो हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और W किसके बराबर है, माइनस P डेल्टा V। ठीक है, तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, Q माइनस P डेल V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करो। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा V 0 होता है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डेल्टा V भी क्या होगा, इस केस में 0 होगा। तो डेल्टा U किसके बराबर है, Q के बराबर है, मतलब वॉल्यूम नहीं बदला, कोई वर्क इस केस में नहीं होगा। तो जो हीट दोगे
वही इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, डेल्टा पी 0 है। तो फर्स्ट लॉ से हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ हीट भी इन्वॉल्व होगी और वर्क भी। ठीक है, अब अगर बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा जो क्यू होता है वो 0 होता है, तो हीट एक्सचेंज 0 है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होती है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज सिर्फ वर्क की वजह से आता है। और अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो उस केस में पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा यू भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है इस केस में नहीं बदलता है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, नहीं चेंज होगी, क्योंकि आइडल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर है, एडियाबैटिक वर्क के बराबर है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है कि एक पिस्टन जिसमें 0.04 मोल ऑफ आइडियल गैस भरा हुआ है, वो रिवर्सिबली एक्सपैंड करता है 50 ml से 375 ml एक कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस प्रोसेस के दौरान पिस्टन ने 208 जूल हीट अब्सॉर्ब किया, तो 208 जूल हीट अब्सॉर्ब करने पर Q और W की वैल्यूज क्या होंगी ये बताना है। Q की वैल्यू होगी माइनस Q और W दोनों की वैल्यू होगी माइनस 208 जूल। Q की वैल्यू होगी माइनस 208 जूल और W की होगी प्लस 208 जूल। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि Q की वैल्यू होगी प्लस 208 जूल और W की होगी प्लस 208 जूल। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि Q पॉजिटिव में होगा और W क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सोल्यूशन देखो, तो यहाँ बोला गया है कि प्रेशर की प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह की एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा यू जो होगा वो 0 होगा। इसमें हमारा टेम्परेचर क्या है, 0 होगा, तो डेल्टा यू भी क्या होगा इस केस में 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाओ जो क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर डेल्टा यू 0 है तो क्यू किसके बराबर हो गया, माइनस डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, तो अगर देखो क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है कि क्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की है, और डब्ल्यू नेगेटिव है इसका मतलब कि वर्क जो हुआ है वो सिस्टम के द्वारा हुआ है। तो हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, मतलब सिस्टम के द्वारा अब्सॉर्ब की गई हीट बराबर है सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क के। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो Q है वो प्लस 208 जूल होगा और जो W है वो किसके बराबर होगा, माइनस 208 जूल के। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप जो कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस हमने कवर करे वो आप सभी को समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।